हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस जनरेशन। आज हम लोग क्लासिकल साइकोफिजिक्स की एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सिग्नल डिटेक्शन या सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्लासिकल साइकोफिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। इस थ्योरी को मैं यहाँ सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉन और स्वेट्स के अनुसार TSD द थ्योरी ऑफ सिग्नल डिटेक्शन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का अध्ययन करने की क्लासिकल साइकोफिजिक्स की एक अल्टरनेटिव है। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों भाषा के स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल हो सके। मैं दोनों लैंग्वेज को भी यूज़ करूँगी, मैं हिंदी में भी डिस्कस करूँगी और इंग्लिश में भी डिस्कस करूँगी। फॉर द स्टडी ऑफ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड द थ्योरी ऑफ सिग्नल डिटेक्शन या सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल साइकोफिजिक्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लासिकल साइकोफिजिक्स की कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। क्लासिकल साइकोफिजिकल मेथड्स। Psychophysical experiments have traditionally used three methods for testing subjects' perception in stimulus detection and difference detection experiments: the method of limits, the method of constant stimuli, and the methods of adjustment are the basic methods of understanding or learning classical psychophysics। अब इस आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोक क्या कहते हैं सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में? सेंट्रोक कहते हैं कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी या संकेत पहचान सिद्धांत। देखो हिंदी पे मत जाना, मैंने जैसे कि कहा कि हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों लेके चलूँगी, तो अगर आपको हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ठीक है। देखो नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो सेंट्रोक कहते हैं कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी या संकेत पहचान सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बतलाता है कि संवेदी उद्दीपकों के प्रति संवेदनशीलता प्रेक्षक की संवेदी क्षमताओं तथा उद्दीपक की भौतिक तीव्रता के अलावा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सेंट्रोक स्टेट्स सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इज अ थ्योरी दैट स्टेट्स द सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुली डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स beside the sensory abilities of the observer and the physical intensity of the stimulus। तो देखिए जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है ये बेसिकली क्या करती है, ये संकेत को पहचानने में मदद करती है। ये बताती है कि किसी भी संकेत को पहचानने में जो ऑब्जर्वर होता है वो जो संकेत पहचान होता है वो केवल ऑब्जर्वर की संवेदी क्षमताओं पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐसे फिजिकल इंटेंसिटी, स्टिमुलस की जो फिजिकल इंटेंसिटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए जो कारक है, इन कारकों में व्यक्तिगत तथा जैसे कॉन्टेक्चुअल और पर्सनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि थकान, प्रत्याशा तथा परिस्थिति की आवश्यकता, अर्जेंसी, ये सारे जो मैंने कहा अन्य कारकों पर डिपेंड करती है, ये सब अन्य कारकों में आते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी उद्दीपक या संकेत जब हमारे सामने उपस्थित किया जाता है तो उससे उत्पन्न संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात ये है कि वो जो स्टिमुलस हैं उससे उत्पन्न, देखो यहाँ पे भी यही बात करें कि जो कोई भी उद्दीपक या संकेत जो हमारे सामने उपस्थित किए जाते हैं उससे उत्पन्न संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी दो बातों पर निर्भर करती है। पहली सेंसरी, वो जो स्टिमुलस है या जो सिग्नल है उसकी सेंसरी या उसकी संवेदी क्षमता, सेंसरी कैपेसिटी कितनी है। और दूसरी बात यह है कि जिस पर किसी संकेत के प्रति हमारी पहचान निर्भर करती है। व्हेन एनी स्टिमुलस और सिग्नल इज प्रेजेंटेड टू अस, the sensitivity generated by it depends on two things: how much is the sensory capacity, the second thing is on which our detection of a signal depends। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया कि मूलतः दो बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है कि सेंसरी कैपेसिटी कितनी है। तो सेंसरी कैपेसिटी कितनी है का मतलब है उस संकेत से संबंधित जो सेंसरी ऑर्गन्स है या सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आवाज़ है तो कान, या फिर कोई ऐसा सिग्नल है जो कि देखने वाला है जिसको डिटेक्ट करना है, तो उस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स लाइक हमारी आँख, उनकी क्षमता कितनी है, वो उसको अच्छे से परसीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और
कोई ऐसा सिग्नल है जो जैसे कि आवाज़, साउंड, जो सिग्नल है वो साउंड के रूप में है, तो हमारे कान सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कि हम उस साउंड को, वो जो साउंड के रूप में जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो है संवेदी क्षमता, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इसी के आधार पे इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को सेंसरी कैपेसिटी कहा जाता है, या कहा जाता है कि सेंसरी कैपेसिटी कितनी है। यदि इनकी संवेदी क्षमता अधिक होगी तो कोई व्यक्ति या कोई मतलब वो जो पर्सन है जो सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, तो व्यक्ति उस उद्दीपक या संकेत का परसेप्शन क्या कर लेगा, सही तरह से कर पाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे सेंसरी फैक्टर कहा जाता है। और जो दूसरी बात थी जिस पर हम, जैसे मैंने कहा कि जिस पर किसी संकेत के प्रति हमारी पहचान डिपेंड करती है, वह यह है कि जैसे इसमें कई जैसे फैक्टर सम्मिलित होते हैं, जैसे किसी पर्सन का मोटिवेशन कैसा है, अट्रैक्शन कैसा है, उसका एक्सपेक्टेशंस कैसा है, और नॉइज़ भी इसमें एडेड होते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर, जो मैंने बताया उसको समझ सकते हैं। देखो, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उस सिग्नल को परसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उनका परसेप्शन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यानी हमारे आँख, हमारी जो आइज़ है वो सही तरीके से काम कर रही हैं। अगर सिग्नल आइज़ के मतलब देखने के लिए है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सिग्नल है जिसको हम लोग को देख करके डिटेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे हम लोग अपने ईयर्स को भी ले सकते हैं। चलो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा कान है लेकिन अब समझ जाओ, ये साउंड का जो सिग्नल है वो साउंड के रूप में है, ठीक है, साउंड का आइकन ऐसे ही शायद बनता है। तो इसका हमारे जो कान है अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये जो सारे फैक्टर्स आते हैं इनको हम लोग सेंसरी फैक्टर्स कहते हैं। अब जो दूसरी बात थी कि संवेदी क्षमता कितनी है के बाद जो दूसरी बात थी, एक मिनट, हाँ, जो दूसरी बात ये है कि किसी संकेत के प्रति हमारी पहचान डिटेक्शन पर निर्भर करती है। तो जो उसको नॉन सेंसरी फैक्टर्स कहा जाता है। इसमें क्या आता है, इसमें आपका मोटिवेशन, अट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशंस, नॉइज़, ये सब क्या आते हैं, आपके नॉन सेंसरी फैक्टर्स आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सेंसरी फैक्टर्स में क्या होगा कि हमारे नाक, कान या शॉर्ट में हमारे सेंसरी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको सेंसरी फैक्टर कहा जाता है। यानी कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो सिग्नल को परसीव कर पा रहे हैं, इसे ही सेंसरी फैक्टर्स कहा जाता है। और नॉन सेंसरी फैक्टर्स में आते हैं आपके मोटिवेशन, अट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशन, नॉइज़, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन सेंसरी फैक्टर्स में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इतने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। संकेत पहचान सिद्धांत या सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये हमें बतलाता है कि किसी संकेत की पहचान या डिटेक्शन से संबंधित निर्णय कहाँ तक, मतलब ये जो डिसीजन होता है इसको लेने में कहाँ तक सेंसरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और कहाँ तक नॉन सेंसरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप ये कह सकते हो कि किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने में कहाँ तक सेंसरी फैक्टर्स का रोल होता है और कहाँ तक हमारा सिग्नल डिटेक्शन नॉन सेंसरी फैक्टर से प्रभावित होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि TSD द थ्योरी ऑफ सिग्नल डिटेक्शन किसी उद्दीपक घटना की उपस्थिति, प्रेजेंस या अनुपस्थिति, अब्सेंस के बारे में निर्णय करने की प्रक्रिया है। तो ओवरऑल सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का यही सार तत्व है। इसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश वालों के लिए। Signal detection theory is a theory that tells us to what extent the decision related to the detection of a signal is influenced by sensory factors and to what extent it is influenced by non-sensory factors. In this way, it can be said that TSD, the theory of signal detection, is the process of deciding about the presence or absence of a stimulating event. I think हिंदी और इंग्लिश वालों दोनों लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक शब्द में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिक बात यह है कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का पूरा सार तत्व यही है कि कहाँ तक किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने में सेंसरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने में कहाँ तक सेंसरी फैक्टर द्वारा सिग्नल डिटेक्शन प्रभावित होता है और कहाँ तक नॉन सेंसरी फैक्टर्स के द्वारा सिग्नल डिटेक्शन प्रभावित होता है। कौन से सेंसरी फैक्टर्स है, हमारे जो नाक, कान या सेंस ऑर्गन से सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सिग्नल को परसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको सेंसरी फैक्टर्स कहते हैं। और हमारा एक्सपेक्टेशन, नॉइस और
कुछ यहाँ पे जो थे ऑप्शंस, मोटिवेशन, ये सब नॉन सेंसरी फैक्टर्स में आते हैं। ये पूरा सार तत्व है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि क्या डिफरेंस है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी और क्लासिकल साइकोफिजिक्स में। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी स्टिमुलस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बारे में डिसीजन लेने की प्रक्रिया, जबकि क्लासिकल साइकोफिजिक्स जो है वो सिग्नल या सिंगल एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के स्टडी पर बल डालता है। अब आगे बात करते हैं जी। ये जैसा कि हम लोगों ने सेंसरी फैक्टर्स और नॉन सेंसरी फैक्टर्स के बारे में बात की, अब उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी जो है सेंसरी डिटेक्शन में दो बातों पर ज़्यादा बल डालता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट है सेंसरी फैक्टर्स और दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग फैक्टर। ये जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है जो वो क्या होता है, वो कुछ क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी या डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, जिसे क्राइटेरिया भी कहा जाता है, ये ग्रीक अक्षर के बेटुहू द्वारा या के द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिग्नल के डिटेक्शन में जो सिग्नल डिटेक्शन होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक होता है सेंसरी फैक्टर और नॉन सेंसरी फैक्टर। तो सिग्नल डिटेक्शन या TSD संवेदी पहचान सेंसरी डिटेक्शन में मूलतः दो विभिन्न प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है, दो डिफरेंट प्रोसेस को इम्पोर्टेंट मानता है। फर्स्ट होता है सेंसरी फैक्टर्स और दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी या फिर क्राइटेरिया। इसको क्राइटेरिया भी कहा जाता है। ये जो सेंसरी फैक्टर्स है ये दो बातों पर डिपेंड करता है, या इसमें दो बातें सम्मिलित होती हैं। पहला ही बात होती है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी है, और दूसरा होता है ऑब्जर्वर या सब्जेक्ट की संवेदनशीलता, ऑब्जर्वर की सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अब देखो ये जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है इसे हम लोग क्राइटेरिया भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश के या ग्रीक अक्षर लिखा है, ग्रीक अक्षर के बेटहू द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। TSD considers two fundamentally different processes to be important in sensory detection. For the English language students, here what is the basic thing? The TSD depends on two factors. So there are two processes in between the TSD. First is sensory factors and second is decision making factors. Sensory factors depends on two things: intensity of stimulus and second is sensitivity of the observer. The second is decision and as I said there is a two different process. First sensory factor and second is decision making strategy or criteria. So decision making strategy has been denoted by Greek अक्षर बेटुहू has been denoted by the बेटुहू and it is formed from the Greek अक्षर and Greek word of B. Okay, नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया से तात्पर्य डिसीजन प्रक्रिया से संबद्ध, मतलब अब हम लोग ये बात करें कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्राइटेरिया से तात्पर्य डिसीजन प्रक्रिया से संबद्ध या निर्णय प्रक्रिया से संबंध उन कारकों से होता है जिसका उपयोग प्रयोज्य तब करता है जब तो वह उद्दीपक की उपस्थिति के बारे में निश्चित नहीं रहता है। देखो जैसा मैंने पहले बताया कि सेंसरी फैक्टर, तो सेंसरी फैक्टर में दो बातें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस एंड सेकंड होता है सेंसिटिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इनसे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस एंड सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जर्वर मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि जो उद्दीपक जो भी सिग्नल है उसकी सेंसिटिविटी की, मतलब उसके प्रति हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनकी सेंसिटिविटी कितनी है, और हम लोग वो जो सिग्नल प्रेजेंट किया गया उसको समझ पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये फर्स्ट सेंसरी फैक्टर्स पे निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्राइटेरिया कहाँ पे यूज़ किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी कहाँ यूज़ की जाती है, तो ये अब उसके बारे में बता रहा है। तो कसौटी से तात्पर्य डिसीजन प्रक्रिया से संबद्ध, देखो यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में, संबद्ध उन कारकों से होता है जिसका उपयोग प्रयोज्य तब करता है जब वह उद्दीपक की उपस्थिति के बारे में निश्चित नहीं रहता, मतलब उसको पता नहीं है कि सिग्नल प्रेजेंट है या फिर नहीं, और उससे उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना आवश्यक है, मतलब उसको बताना ही है कि ये सिग्नल प्रेजेंट था या फिर नहीं था।
तो इसी उद्दीपक के बाद में प्रयोग का प्रत्यक्ष या एक्सपेक्टेशन, उसका अपना मोटिवेशन, उद्दीपक की स्थिति में होने की संभावना, मतलब उद्दीपक प्रेजेंट है या नहीं इसकी संभावना, उद्दीपक के प्रति विशेष तरह की अनुक्रिया मतलब प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, करने पर मिलने वाला पुरस्कार या दंड जिसे कि पे ऑफ कहा जाता है आदि सम्मिलित होता है। इन सब को नॉन सेंसरी फैक्टर्स में रखा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को नॉन सेंसरी फैक्टर्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सेंसरी फैक्टर्स में इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जर्वर आता है। मुझे लगता है अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, तो इंग्लिश में भी मैं समझा देती हूँ। क्राइटेरियन रिफर्स टू दोज फैक्टर्स related to the decision process that the subject uses when he is not sure about the presence of the stimulus and it becomes necessary for him to make some decision about its presence or absence. This includes the subject's expectations about the stimulus, his own motivation and possibilities of the presence of stimulus, the reward or punishment received for a particular kind of responses like presence or absence to the stimulus, which is called payoff, etc. All these are kept in non-sensory factors. तो पे ऑफ किसको कहा जाता है ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मतलब ये पूरी बातें जो बताया गया उद्दीपक के प्रति विशेष तरह की अनुक्रिया यानी उसके प्रेजेंट और अब्सेंस के बारे में डिसीजन लेने पर करने पर मिलने वाला जो पुरस्कार होता है या जो भी पुरस्कार या दंड। अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैंने कहा ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये मिलने वाला पुरस्कार या दंड क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये जो सब्जेक्ट होता है ये डिसीजन लेता है कि सिग्नल प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो जो रिसर्चर है जब अगर वो बोलेगा सपोज सिग्नल प्रेजेंट नहीं है और जो ऑब्जर्वर होता है वो कहता है कि सिग्नल प्रेजेंट है, तो जो रिसर्चर है वो कुछ तो उसको रिवॉर्ड करेगा या वो कुछ तो पनिश करेगा। सही जवाब दे रहा है तो रिवॉर्ड करेगा और गलत जवाब दे रहा है तो उसको पनिश करेगा। तो वो जो रिसर्चर है जो बिहेवियर करेगा, चाहे वो रिवॉर्ड के रूप में हो चाहे पनिशमेंट के रूप में हो, तो इसे ही पे ऑफ कहा जाएगा। अब आगे बात करते हैं। किसी भी संकेत अभी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में प्रयोगकर्ता यानी जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्चर होता है प्रयोज्य सब्जेक्ट द्वारा भिन्न भिन्न प्रयासों में किए गए जजमेंट को सावधानीपूर्वक लिखता है। इन एनी सिग्नल डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटर केयरफुली नोट्स डाउन द जजमेंट मेड बाय द सब्जेक्ट इन डिफरेंट ट्रायल्स। कभी तो संकेत या उद्दीपक स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है तो कभी क्या होता है ये अब्सेंट रहता है। जिस प्रयास में संकेत नहीं दिया तो मतलब जिस ट्रायल में सिग्नल नहीं दिया जाता है वो अब्सेंट रहता है उसे कैश ट्रायल कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना ये देखो नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है या ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी ना कभी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि कैश ट्रायल किसे कहते हैं। तो जिस ट्रायल में सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहता है उसे ही कैश ट्रायल कहा जाता है। समटाइम्स द सिग्नल और स्टिमुलस इज प्रेजेंट एंड समटाइम्स इट इज absent. The trial in which the signal is not given that is it is absent. It is called the catch trial. Okay? ये अच्छे समझ गए ना कैच ट्रायल किसको कहते हैं। इस तरह की परिस्थिति में जहाँ कभी तो संकेत दिया जाता है तथा कभी नहीं, ये जो परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है या ये जो सेटिंग होती है, लेबोरेटरी सेटिंग में ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ये जो परिस्थिति है या जो सेटिंग है, एक्सपेरिमेंट की जो सेटिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें 4 तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। मूल तरह के 4 तरह की अनुक्रियाएँ रिस्पॉन्सेस प्रयोज्य के द्वारा की जाती हैं। इस तरह की परिस्थिति में जहाँ कभी तो संकेत दिया जाता है तथा कभी नहीं, तो मूलतः 4 तरह की रिस्पॉन्सेस प्रयोज्य के द्वारा की जाती हैं। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के, ये क्या होते हैं लेबोरेटरी सेटिंग में और कंट्रोल कंडीशंस में होता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो जब सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 तरह के रिस्पॉन्सेस करते हैं जब उनको संकेत दिया जाता है या उनको जो सिग्नल दिया जाता है। इन सच सिचुएशन where sometimes a prompt is given and sometimes not, there are basically 4 types of responses made by the subject. तो कौन से 4 टाइप्स के रिस्पॉन्सेस किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट होता है हिट रिस्पॉन्स, सेकंड होता है मिस रिस्पॉन्स, थर्ड होता है
फॉल्स अलार्म एंड फोर्थ होता है करेक्ट रिजेक्शन। ठीक है, ये 4 तरह के रिस्पॉन्सेस सब्जेक्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो क्या होता है हिट रिस्पॉन्स? हिट रिस्पॉन्स वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जब उद्दीपक या संकेत उपस्थित होता है और प्रयोज्य को उसकी उपस्थिति के बारे में मतलब उसको उसके प्रेजेंट होने के बारे में सफल हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट ये कहता है कि भाई हाँ अभी तो सिग्नल दिया गया था, वो ये कहता है, तो इसको क्या कहते हैं? हिट रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि जब सिग्नल दिया गया है और जो सब्जेक्ट होता है वो उसको कैच कर लेता है कि हाँ सिग्नल दिया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको हिट रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक, हिट रिस्पॉन्सेस आर दोस रिस्पॉन्सेस दैट ऑकर्स व्हेन अ स्टिमुलस और क्यू इज प्रेजेंट एंड द सब्जेक्ट कैन रिकॉग्नाइज इट्स प्रेजेंस। ठीक, अब बात करते हैं मिस रिस्पॉन्स की। वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जब उद्दीपक या संकेत उपस्थित होता है परंतु प्रयोज्य उसकी उपस्थिति की पहचान करने में चूक जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो कंफर्म नहीं होता है, वो मिस कर देता है इस रिस्पॉन्स को कि भाई अरे मुझे नहीं, मतलब वो कंफ्यूज हो गया या वो मिस कर दिया कि सिग्नल दिया गया था या फिर नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मिस रिस्पॉन्स कहते हैं। Miss responses are responses when stimulus or cue is present but the subject fails to recognize its presence। मतलब वो फेल हो जाता है ये बताने में कि सिग्नल दिया गया है या फिर नहीं। अब बात करते हैं फॉल्स अलार्म की। वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जब किसी ट्रायल में संकेत सिग्नल अब्सेंट होता है बट क्या होता है? सब्जेक्ट को लगता है कि सिग्नल दिया गया था, तो इसको क्या कहते हैं? फॉल्स क्लेम कहा जाता है। और यहाँ पे देखो फॉल्स अलार्म का लिखा गया है, तो क्लेम भी कर सकते हो, अलार्म भी कर सकते हो। अब 4th है करेक्ट रिजेक्शन। वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जब किसी प्रयास में संकेत उपस्थित होता है और साथ ही साथ प्रयोज्य को भी यही कहता है कि संकेत यहाँ फिर से इसको करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट रिजेक्शन वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जब किसी प्रयास में संकेत अब्सेंट रहता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी ये पता रहता है कि भाई सिग्नल नहीं दिया गया था। करेक्ट रिजेक्शन is the response when a cue is absent in a trial and the same time the subject also says that the cue was absent। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करेक्ट रिजेक्शन। ये जो 4 रिस्पॉन्सेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हिट रिस्पॉन्स मतलब सब्जेक्ट सिग्नल था और सब्जेक्ट उसको क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया। मिस रिस्पॉन्स सिग्नल था बट क्या हुआ? सब्जेक्ट उसको रिसीव नहीं कर पाया, उसको मिस कर दिया। फॉल्स अलार्म वैसे रिस्पॉन्स को कहा जाता है जब संकेत जो है, जो सिग्नल है वो अब्सेंट होता है बट सब्जेक्ट को क्या लगता है कि सिग्नल प्रेजेंट था। और करेक्ट रिजेक्शन मतलब कि सब्जेक्ट को पता है कि सिग्नल नहीं दिया गया था और वो कहता है कि सिग्नल नहीं दिया गया था। तो ओवरऑल यही है, ये जो इसके 4 रिस्पॉन्सेस होते हैं। ये देखिए, ये जो इसमें दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है, इसमें यही बता रहा है। ये एक स्टडी का सारांश है, एक स्टडी की समरी है जिसमें 0.30 टाइम पे सब्जेक्ट ने ये डिटेक्ट किया कि रिस्पॉन्स या सिग्नल दिया गया था। रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे, सिग्नल कहेंगे, सिग्नल दिया गया था। उसने 70 टाइम्स में इसको क्या किया? मिस कर दिया। याद रखिएगा ये हमेशा ना इक्वल 100 होता है। 100 कैसे होता है? देखो 100 ट्रायल में वो सिग्नल दिया गया तो क्या हुआ? उसने 30 बार में उसको क्या किया? हिट किया, मतलब उसको डिटेक्ट कर लिया कि सिग्नल दिया गया था। और मिस रिस्पॉन्स कितने थे? 70 थे। इसको मैं आगे पे इसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे ये था। अब ठीक देखो, फॉल्स अलार्म में क्या है? फॉल्स 0.15 में उसने क्या किया? उसने ये डिटेक्ट किया कि भाई सिग्नल नहीं दिया गया था, मतलब सिग्नल नहीं दिया गया था बट उसको क्या लगा कि सिग्नल दिया गया था। इसे फॉल्स अलार्म कहते हैं। तो ये क्या है? 1.15 है। करेक्ट रिजेक्शन मतलब इतने पॉइंट पर उसने सही तरह से इसको रिजेक्ट किया कि 0.85 सिग्नल अब्सेंट था और उसने भी यही कहा कि सिग्नल अब्सेंट है। तो ये भी क्या आप देख रहे हो? ये भी इक्वल 100 है। अब इसको मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। यदि किसी संकेत सिग्नल डिटेक्शन के प्रयोग में 100 ट्रायल ऐसे हैं जिसमें उद्दीपक या संकेत उपस्थित है परंतु प्रयोज्य ने उसमें सब्जेक्ट ने उसने 30 प्रयास में ही ठीक अनुमान करने की अनुक्रिया की, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने क्या किया? 30 ट्रायल में उसने उसको हिट रिस्पॉन्स किया, बताया कि हाँ सिग्नल दिया गया था।
अब क्या कह रहा है, क्या कि तो संभवतः 70 प्रयासों में चूक जाने की अनुक्रिया करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने 70 प्रयास में क्या किया, वो मिस कर दिया, उस सिग्नल को क्या कर दिया, उसने मिस कर दिया। यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसी तरह फॉल्स अलार्म की अनुक्रिया तथा करेक्ट रिजेक्शन की अनुक्रिया भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इन दोनों अनुक्रियाओं का अनुपात भी क्या है, 1 है। जैसे मैंने कहा ना A100, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, ये हमेशा 1 होता है। इसका क्या अनुपात क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यही ये कह रहा है, इसका अनुपात 1 होता है। ठीक, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब एक आगे बात करते हैं। अनुपात भी 1 है, अतः प्रयोगकर्ता ने इन सभी 4 रिस्पॉन्सेस में से सिर्फ 2 अनुक्रियाएं यानी सही अनुमान यानी हिट रिस्पॉन्स और सही अनुमान की अनुक्रिया और गलत अलार्म फॉल्स अलार्म की अनुक्रिया का ही एनालिसिस किया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे हिट रिस्पॉन्स और फॉल्स अलार्म का भी एनालिसिस इसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे इसका अनुपात 1 है, तो ये अधिकतर प्रयासों में अगर 30 प्रयास हिट रिस्पॉन्स के हैं तो 70 प्रयास क्या रहेंगे, 70 ट्रायल क्या रहेंगे, मिस रिस्पॉन्स के रहेंगे। सेम इसी तरह से फॉल्स अलार्म के 0.15 ट्रायल हैं तो करेक्ट रिजेक्शन के 0.85 ट्रायल हैं। तो इसीलिए जो रिसर्चर हैं वो केवल हिट रिस्पॉन्स और फॉल्स अलार्म को ही एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन की गई है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। If in a signal recognition experiment there are 100 trials in which the stimulus or signal is present, but the subject had responded by guessing correctly in only 30 of these trials, then naturally he will respond by missing in 70 attempts. Similarly, the responses to a false alarm and the responses to a correct rejection are also complementary to each other, because the ratio of these two responses is also 1. Therefore, the experimenters have analyzed only 2 of these 4 responses. For example, the responses of correct guess and the responses of the false alarm. मात्र इन दोनों अनुक्रियाओं के विश्लेषण करने से ही प्रयोज्य के सेंसरी फैक्टर और नॉन सेंसरी फैक्टर्स को अलग करना संभव हो जाएगा। चूँकि अगर वो 30 प्रयास मतलब 100 प्रयास में 30 हिट रिस्पॉन्स करता है तो नॉर्मल है कि वो 70 मिस रिस्पॉन्स करेगा, या फिर वो आप ऐसे समझो वो 40 हिट रिस्पॉन्स करता है तो ये नेचुरल है कि वो 60 मिस रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या होता है, ये बैलेंस होता है, इसका जो रेशियो होता है ये 1 होता है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट होते जो रिसर्चर हैं वो हिट रिस्पॉन्स और फॉल्स अलार्म को ही एनालिसिस करते हैं और इसके आधार पे ही डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स में सेंसरी फैक्टर्स और नॉन सेंसरी फैक्टर्स को अलग किया जा सकता है, सिर्फ दो रिस्पॉन्सेस को ले करके। वो 2 रिस्पॉन्सेस कौन से, हिट रिस्पॉन्स और फॉल्स अलार्म, क्योंकि ये दोनों का एक रेशियो नहीं है। मैं इसको देखो एक्सप्लेन फिर से कर दे रही हूँ अगर कन्फ्यूज़न लगे तो। देखो इन दोनों का जो रेशियो है ना, यहाँ पे ये जो दोनों रेशियो है इनका रेशियो 1 नहीं है, बट इन दोनों का रेशियो क्या है, 1 है। इसीलिए जो रिसर्चर हैं केवल इसको ले रहा है और इसको ले रहा है, और इन्हीं दोनों का एनालिसिस करके सेंसरी फैक्टर्स और नॉन सेंसरी फैक्टर्स को अलग किया जा सकता है। ये और भी डिटेल में है, मैं आगे इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात यहाँ तक हो गई कि इन दोनों का एनालिसिस करके सेंसरी फैक्टर्स और नॉन सेंसरी फैक्टर्स को अलग किया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कैसे इनको अलग किया जाता है और कैसे इनका एनालिसिस होता है, बट इनका एनालिसिस जो होता है वो किस बेस पर होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। हिट रिस्पॉन्स की अनुक्रिया का अनुपात तथा फॉल्स अलार्म की अनुक्रिया के अनुपात को रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ROC कर्व के विशेष टिपिकल शेप में दिखलाया जाता है। ठीक है, जब संकेत किसी खास लेवल पर जब कुछ प्रयासों या ट्रायल्स में स्टिमुलस को दिया जाता है तथा कुछ प्रयासों में नहीं, तो ROC रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व द्वारा रिसीवर में होने वाले क्रियात्मक गुणों ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन होता है। तो ये जो मिस रिस्पॉन्स, हिट रिस्पॉन्स, इनकी जो अनुक्रिया, इनका जो रिस्पॉन्स है, इसको एनालिसिस किया जाता है किसके आधार पर, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ROC कर्व के द्वारा या फिर ROC कर्व के थ्रू।
इसको अब ये देखो, आरओसी कर्व का जो शेप होता है वो इसके आधार पे किया जाता है, इसके बेस पे किया जाता है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द proportion of responses to correct hits to responses to false alarms. Receiver operating characteristics or ROC curves show the typical shape of the curve. The ROC curve describes the operating characteristics of the receiver when a stimulus is presented in some trials and in others at the present particular level of the signal and trials and not in others at the particular level of the signal। ठीक है, अब ये कैसे, मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, ये जो हिट रिस्पॉन्स मिस रिस्पॉन्स का जो भी रिस्पॉन्सेस था या जो भी प्रोसेस था, उसको कैसे यहाँ पे रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ROC कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे ये बता रहा है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यहाँ पे ग्राफ लिखा है मैं, बट इसको ROC कर्व ही मैं बोलूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ROC की सीधी तिरछी यानी डायगोनल रेखा द्वारा जीरो सेंसिटिविटी का संकेत मिलता है। इसका जो कर्व है ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जब ये जो रेखा है ये क्या होता है, सीधा होता है और थोड़ा सा तिरछा होता है। तिरछा, ये आप ऐसे समझो, ये सीधा हो गया और ये सीधा ना हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो ये कुछ ना ऐसे धनुष टाइप का होता है और ये मान लो आपकी रेखा है, ठीक है। ये थोड़ी सी सीधी है और थोड़ी सी तिरछी है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ज़ीरो सेंसिटिविटी, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो संकेत को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, संकेत को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको मैं इंग्लिश में भी बोलते चल रही हूँ साथ में। The straight diagonal line in the graph या in the ROC indicates zero sensitivity. And what is the meaning of zero sensitivity? Unable to recognize applicable stimuli or signal. मतलब कि जो सिग्नल और स्टिमुलस है उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। सीधी रेखा, तिरछी नहीं लिखा, सीधी रेखा उस समय भी प्राप्त हो जा सकती है जब सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे हो। मतलब थ्रेशोल्ड का बहुत, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, ये इधर आ जाओ, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है, सीधी रेखा उसमें भी प्राप्त हो सकती है जब सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे हो। थ्रेशोल्ड क्या है, नीचे है, उसकी इंटेंसिटी बहुत लो है। तो उस सिचुएशन में भी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़ीरो होती है और जो सब्जेक्ट होता है वो सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। A straight line can also be obtained when the signal is below the threshold। ठीक, अंधा आदमी, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अंधा आदमी रोशनी की तीव्रता, मतलब कोई पर्सन जो है वो देख नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वर की सेंसिटिविटी और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो सीधी रेखा, अगर सीधा स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये हमेशा याद रखना, ये धनुषाकार होता है और ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसी सीधी रेखा मिल रही है तो इसका मतलब कि कोई आदमी अंधा है और वो क्या बता रहा है कि लाइट की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इसको हमेशा डी से डिनोट करते हैं, आगे कहीं लिखा होगा, मैं इसको बता दे रही हूँ कि इसको डी से डिनोट किया जाता है। अब सीधी तिरछी रेखा द्वारा यह पता चलता है कि यहाँ पे अ ब्लाइंड मैन जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेम सिंपल सी लाइन लिखी है, ठीक। आगे, सीधी तिरछी रेखा द्वारा यह पता चलता है कि उद्दीपक या सिग्नल को व्यक्ति नहीं पहचान रहा है या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और अपना निर्णय एक अंदाजा या गेसिंग के थ्रू दे रहा है। सीधी तिरछी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन और थोड़ी सी डायगोनल हो गई है, ऐसी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे देखो डी का मान क्या है, बहुत कम है। देखो यहाँ ये डी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ऐसे मान लो जैसे 3-4 चीज़ें ऊपर बताई गई, ठीक। तो सीधी तिरछी रेखा का से ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिग्नल को पहचान नहीं कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ गेस कर रहा है कि भाई हाँ सिग्नल दिया गया, सिग्नल नहीं दिया गया। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो इधर की तरफ, क्योंकि मैं अभी इसको इंग्लिश में हिंदी में एक्सप्लेन करी तो इधर ही इंग्लिश वाले में बना लेते हैं। तो क्या कर रहा है, देखो ऐसा आएगा, ये हमेशा डी का मान देखा जाएगा, ये सेंसिटिविटी है डी, ठीक है। तो ये ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब कभी बोल रहा है भाई मिस रिस्पॉन्स हो रहा है, कभी हिट रिस्पॉन्स हो रहा है, कभी बोल रहा है कि हाँ दिया गया, कभी बोल रहा है कि नहीं दिया गया।
तो ये ऐसा बनेगा, ये कर्व ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ गैस के आधार पे बता रहा है कि भाई सिग्नल दिया गया और नहीं दिया गया। अब देखो, सही अनुमान हिट का अनुपात तथा फॉल्स अलार्म का अनुपात बराबर होता है। जैसे शुरुआत में ही बात किया गया कि हिट रिस्पॉन्स और फॉल्स अलार्म का जो अनुपात होता है उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। या कितना होता है, ये हमेशा 1 होता है। कैसे होता है वो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सीधी तिरछी रेखा से ऊपर अर्थात बाईं ओर वक्र कर्व लाइन सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसके डिटेक्शन करने की अनुक्रिया के अनुपात में भी वृद्धि। सो सीधी सी बात है, यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी हिंदी लिखी है, इसलिए मैं इसको कंफ्यूज ना करके सिंपल से बता दे रही हूँ। देखिए, ग्राफ की सीधी तिरछी रेखा से ऊपर अर्थात बाईं ओर कर्व लाइंस के थ्रू सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसके डिटेक्शन करने की अनुक्रिया के अनुपात में वृद्धि का पता चलता है। द कर्व लाइन्स above the straight line, for example to the left, indicate an increase in the signal intensity and consequently an increases in the detection of responses। ये देखो, ये जो बता रहा है कि सीधी तिरछी रेखा से ऊपर बाईं ओर की वक्र रेखाओं या कर्व लाइंस के थ्रू सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसके डिटेक्शन का पता चलता है। तो ये देखो इस तरह से रहेगा। जैसे ये मान लो एक ग्राफ है, तो इसके ऊपर यानी बाईं ओर वक्र रेखाओं में कर्व लाइंस द्वारा सिग्नल की तीव्रता, ये जो मैंने बोला ये डी होता है, ये सेंसिटिविटी बताता है कि कितनी सेंसिटिविटी है सब्जेक्ट उसको सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर जाके जब जैसे बताया ना कि ऊपर कर्व लाइन के थ्रू तीव्रता में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसके डिटेक्शन का करने की अनुक्रिया के अनुपात में वृद्धि का पता चलता है। तो ये जब ऊपर जाता है तो इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है। तो यही इसमें बता रहा है। ठीक है, अपने 3rd नंबर पे आते हैं। वक्र जितना ही, जो कर्व है वो जितना ही बो शेप्ड यानी कि धनुष के आकार का होगा, जैसे मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। जैसे धनुष के आकार का होगा, ये धनुष ऐसा होता है। तो इससे क्या पता चलता है, अधिक होता है तो रिसीवर में सेंसिटिविटी उतना ही अधिक है। सेंसिटिविटी का मतलब वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो संकेत को, सिग्नल को उतना ही ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है। द मोर बो शेप्ड द कर्व द ग्रेटर द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर। 3rd नंबर में यही कह रहा है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये जो कर्व होता है जितना ज़्यादा बो शेप रहता है, इससे ये समझ में आता है कि सेंसिटिविटी या सब्जेक्ट सिग्नल को उतना ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है। अब नीचे आते हैं, वक्र में धनुषाकार, मतलब इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, वक्र में धनुषाकार जितना अधिक होगा, सही अनुमान हिट रिस्पॉन्स का अनुपात फॉल्स अलार्म की तुलना में अधिक होगा। सीधा सा देखो, ये जो बता रहा है इसका यही अर्थ है, ये जितना ऊपर जाएगा और ये जितना धनुष के आकार का बो शेप्ड होगा, ये जो सेंसिटिविटी है उतनी ज़्यादा होगी और इससे ये पता चलेगा कि हिट रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू फॉल्स अलार्म। द मोर द कर्व बो आउट ऑफ द कर्व्स, यहाँ देखो कार लिखा है बट यहाँ कर्व होना चाहिए। द मोर द कर्व बोस आउट ऑफ द कर्व्स द ग्रेटर द पोर्शन ऑफ हिट्स विल बी कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द फॉल्स अलार्म्स। वक्र धनुष की आकृति का होता जाता है, उसके अंदर का टोटल एरिया, जैसे ये मैंने बताया ना कि इसके अंदर का ये जो एरिया है ये टोटल एरिया, ठीक है, उसके अंदर का टोटल एरिया भी बढ़ता जाता है, जिसे कि डी से डिनोट किया जाता है। ये जो डी है ना, ये स्टैटिकल वैल्यू है जो व्यक्ति या सब्जेक्ट की संवेदनशीलता को दिखाता है। डी का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा, व्यक्ति की या सब्जेक्ट की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। The curve becomes bow shaped, the total area inside it also increases, called D. D is a statistical value showing the sensitivity of the person or the subject. The higher the value of the D, the higher will be sensitivity of the person. मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रयासों में किसी ब्लॉक में संकेत की उपस्थिति का प्रतिशत कम होता है, मतलब जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें किसी ट्रायल में संकेत सिग्नल कम दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मात्र 10%, तो वैसी अवस्था में हिट रिस्पॉन्स तथा गलत रिस्पॉन्स की अनुक्रिया दोनों ही कम होते हैं, परंतु सही अनुमान यानी हिट रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्स का रेशियो है गलत अलार्म, फॉल्स अलार्म के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, ये जो कह रहा है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि
जब ट्रायल्स में सिग्नल कम दिया जाता है, ठीक है। मान लो 10 ट्रायल हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चलो 6 मान लेते हैं। तो इसमें अगर ये जो सिग्नल है, मान लो इस रिस्पॉन्स में सिग्नल दिया गया, इस रिस्पॉन्स में सिग्नल दिया गया, इस रिस्पॉन्स में दिया गया, इधर नहीं दिया गया, इधर नहीं दिया गया, या इधर ऐसे समझ लो ये पूरे ट्रायल हो गए, ये इसको ऐसे लाइन कर लो, ये ट्रायल्स हो गए, ठीक। तो इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया गया, फिर इसमें दिया गया, फिर इसमें नहीं दिया गया। तो इस तरह से करके ऐसा जब ट्रायल किया गया तो ऐसी अवस्था में हिट रिस्पॉन्स ज़्यादा होंगे। तो जब ऐसा स्थिति रहेगा कि दिया गया, कभी दिया गया, कभी नहीं दिया गया, या ओवरऑल में कम सिग्नल दिया गया, तो हिट रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, उसको पता नहीं कि किस में मतलब किस ट्रायल में दिया जा रहा है, किस में नहीं दिया जा रहा है। तो वो अटेंटिवली उसके हिट रिस्पॉन्स का इसलिए ज़्यादा मतलब चांसेस रहता है हिट रिस्पॉन्स का, क्योंकि अटेंटिवली वो सिग्नल को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि सिग्नल दिया गया है या नहीं दिया गया, दिया गया है या नहीं दिया गया, ठीक है, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, फिर नहीं दे रहे, इस तरह से करके। तो यही ये कह रहा है, फॉल्स अलार्म का जो रेशियो होता है वो कम होता है, हिट रिस्पॉन्स का रेशियो ज़्यादा रहता है। तो व्हेन द परसेंटेज ऑफ सिग्नल प्रेजेंट इन अ ब्लॉक ऑफ ट्रायल्स इज लो, such as only 10%, the number of hit responses and the number of false alarms responses are both low. Still, the ratio of hit responses to false alarm is higher than the ratio of, sorry, यहाँ पे false alarm लिखा हुआ है, but here it should be written hit response is higher than the ratio of false alarm responses. अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब प्रयासों का किसी ब्लॉक में सिग्नल की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होता है, मतलब कोई ऐसे ट्रायल्स रहे हैं, 1 मिनट, ठीक, मतलब कि ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी सिग्नल मतलब इस सब में दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जा रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ ट्रायल्स में समझो 70 या 90% में दिया जा रहा है सिग्नल, इसमें भी दिया जा रहा है। तो क्या होता है, तो वैसी अवस्था में हिट रिस्पॉन्स की अनुक्रिया तथा गलत रिस्पॉन्स दोनों की अनुक्रियाएं क्या होती है, अधिक होती है। मतलब अब उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें दिया गया था कि नहीं दिया गया था, दिया गया था कि नहीं दिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही रिस्पॉन्सेस की अनुक्रिया होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गैस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट करने की। बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हिट रिस्पॉन्स का रेशियो फॉल्स अलार्म के रेशियो के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों कम होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। When the percentage of signal presence in a block of attempts is higher, high, such as 70 or 90%, then each situation the response to correct guesses and the response to false alarms both are high, but the ratio of correct guesses is less than the ratio of false alarms. And what is the reason behind it? I already explained it. वक्र या फिर कर्व कहें बो शेप्ड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जब सही रिस्पॉन्स ज़्यादा रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स ज़्यादा रिस्पॉन्स का चलता रहता है, तो कर्व क्या होता है, बो शेप में हो जाता है, एंड द कर्व बिकम्स द बो शेप्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आरओसी कर्व के थ्रू या आरओसी कर्व के द्वारा सिग्नल के किसी एक ही तीव्रता स्तर इंटेंसिटी लेवल पर सब्जेक्ट के द्वारा दिए गए अनुक्रिया पैटर्न का पता चलता है। देखो ये क्या कह रहा है, इसके क्या पता चलता है, जैसे मैंने ये मान लो अनुक्रिया, मतलब ये पूरा मान लो ऐसे, ठीक है, ये ट्रायल चल रहे हैं, 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल 5 ट्रायल, ऐसे कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये जो आरओसी कर्व है ना, तो ये जब हिट रिस्पॉन्स को ऐसे बो शेप्ड बना लो, ठीक है। यहाँ पे उसने इस पॉइंट पे उसने सिग्नल का डिटेक्ट किया, इस पॉइंट पे छोड़ दिया, फिर इधर डिटेक्ट किया, फिर थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट, ठीक। अब देखो ये मान लो ये ऐसे है, ये ट्रायल्स हो गए अपने, ठीक। अब ये पूरा अपना बो शेप्ड कर्व आ गया। अब इसको अगर आप बो शेप्ड ना करो, इसको कट करो, अब इसको ऐसे ले लो, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे 5 मान लो मैंने बना लिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने सिग्नल को डिटेक्ट किया, ठीक, यहाँ पे इसने नहीं किया, फिर इस पॉइंट पे किया, फिर यहाँ पे इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया, फिर इस पॉइंट पे इसको डिटेक्ट किया। तो जब इसको आप मैच करोगे तो क्या होगा, ये बो शेप्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये कह रहा है, जब उद्दीपक या संकेत दिया जाएगा, देखो ऊपर से करते हैं,
आरओसी के थ्रू सिग्नल की किसी एक ही इंटेंसिटी लेवल पर सब्जेक्ट के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स के पैटर्न का पता चलता है। कैसे पता चलता है मैंने बताया, जब त्रि उद्दीपक यानी जो इंटेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट स्टिमुलस होता है या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो आरओसी कर्व क्या होता है, वो बो शेप्ड होता है। क्यों होता है मैंने अभी दिखाया। और जब स्टिमुलस क्या या सिग्नल जो होता है लो होता है तो आरओसी कर्व क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट एंड डायगोनल लाइन के नज़दीक से गुजरता है। इसका कारण क्या है, देखो जैसे मैंने भी समझाया कि यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे सिग्नल दिया गया, इसने डिटेक्ट किया, यहाँ वाला ब्लैंक चला गया, फिर यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ वाला ब्लैंक चला गया, यहाँ से समझ जाओ यहाँ पे दिया गया, तो ये ऐसे ऑटोमेटिक चला जाएगा। बट जब वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है या इस जो संकेत है उसकी इंटेंसिटी लो है तो ये जो कर्व है ऐसे बनेगा एकदम नीचे से, ये ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। The ROC curves show the pattern of responses given by the subject at a signal या single intensity level of the signal. When a strong stimulus or signal is given, the ROC curve is quite arched, and when a slow stimulus or signal is given, the ROC curve passes close a straight diagonal line. Okay, have you understand? हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देख रहे होंगे, मैं उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। साइकोफिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे लोग या जिनको आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, उनका मानना था कि किसी भी प्रयास में सिग्नल या स्टिमुलस व्यक्ति के सामने जब उपस्थित नहीं किया जाता, उसको नहीं दिया जाता है, उस समय पर भी उस समय उसके जो सेंसरी और परसेप्चुअल सिस्टम होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ आवाज़ जिसे कि नॉइज़ कहा जाता है उत्पन्न होता है और जिसे सिर्फ वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जो कि उस ट्रायल में था या फिर जो उस ट्रायल में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो इस तरह की आवाज़ को क्या कहा जाता है, इस तरह की आवाज़ को सेंसरी नॉइज़ कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसे सेंसरी नॉइज़ इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है। शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट लगातार ट्रायल में था, तो जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है, सपोज़ वो ट्रायल रहा होगा लाइट का या फिर आवाज़ का, नॉइज़ का, तो जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है तब भी जो सब्जेक्ट होता है उसको लगता रहता है कि कोई लाइट को कहीं से दी जा रही है और वो उसको डिटेक्ट करना है या फिर कहीं से कोई नॉइस आ रही है जिसको उसको डिटेक्ट करना है। तो ये जो सब कुछ होता है ये इसलिए होता है क्योंकि सब्जेक्ट का जो सेंसरी और परसेप्चुअल सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसे ही सेंसरी नॉइस कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, जब कोई उद्दीपक या कोई सिग्नल जैसे आवाज़ दिया जाता है या कहीं से कोई लाइट आती है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट उसका होता है, उसके जो सेंसरी सिस्टम होते हैं इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो जो आवाज़ होती है वो सेंसरी वॉइस या सेंसरी नॉइज़ के स्तर को क्या होता है वो काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति सिग्नल की पहचान आसानी से कर लेता है। इस लाइन को मैं फिर से समझा दे रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक रूम में ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तो ट्रायल ख़त्म हो गया और फिर भी सब्जेक्ट को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से आवाज़ आ रही है, तो उसके जो सेंसरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो सपोज़ कहीं लेबॉर्ट्री के बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई लाइट आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये जो आवाज़ रही और ये जो लाइट रही, इसको सब्जेक्ट क्या कर ले रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इसे ही जो सेंसरी नॉइज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके जो अब यहाँ पर देखो ये जो डिटेक्शन हो रहा है बहुत ईजिली हो जा रहा है, जबकि वो नॉइज़ या फिर वो लाइट कोई सिग्नल नहीं थी। तो इसको लेकर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कभी कभी उद्दीपक या संकेत की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल का स्तर जब धीमा होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी इससे उत्पन्न संवेदन सेंसेशन और सेंसरी नॉइज से उत्पन्न सेंसेशन एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर होते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति को उद्दीपक की उपस्थिति, प्रेजेंस या अब्सेंस की अवस्थाओं में डिफरेंस करने में काफ़ी कठिनाई होती है। मतलब वो कंफर्म नहीं हो पाता है कि सिग्नल दिया गया है या फिर सिग्नल नहीं दिया गया है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने भी आपको तुरंत ही एक्सप्लेन किया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके सल्यूशन के लिए व्यक्ति अपने अनुभव, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, मोटिवेशन आदि के आधार पर एक सेंसेशन लेवल के लिए
एक क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ पॉइंट निर्धारित करता है और इसे ही बीटा कहा जाता है। जैसे मैंने बताया बीटा किसको कहते हैं, इसी को बीटा कहते हैं। चूँकि अब सिग्नल दिया गया है या नहीं दिया गया, इसमें ये एक सेंसेशन क्रिएट कर रहा है और ओरिजिनल सिग्नल जो कि दिया गया है और जो सिग्नल या जो सेंसेशन दिमाग में चल रहा है सेंसरी बिकॉज ऑफ सेंसरी नॉइज, वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ही जो सब्जेक्ट होता है वो अपने सेंसेशन लेवल के लिए एक क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ पॉइंट निर्धारित कर लेता है और इसे ही बीटा कहा जाता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट था और इसीलिए मुझे आपको इतना ज़्यादा समझाना पड़ा कि बीटा किसको कहते हैं और सेंसरी नॉइज़ किसको कहते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। So here I discussed the sensory noise and beta B. Now we are discussing the next. अगर किसी संकेत से उत्पन्न संवेदन या सेंसेशन लेवल उस कट ऑफ पॉइंट से नीचे है तो पर्सन या क्या करता है, वो आंसर नो में देता है, मतलब सिग्नल नहीं दिया गया। इफ़ द लेवल ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिग्नल इज बिलो द कट ऑफ पॉइंट द पर्सन आंसर्स नो। यदि किसी संकेत से उत्पन्न संवेदन या सेंसेशन का जो लेवल है वो कट ऑफ पॉइंट से क्या है, ऊपर है, तो पर्सन आंसर क्या करता है, यस में देता है, मतलब सिग्नल दिया गया। इफ द लेवल ऑफ सेंसेशन जनरेटेड बाय अ सिग्नल इज अबव द कट ऑफ पॉइंट देन द पर्सन आंसर्स यस। अब देखिए ये जो पॉइंट है कि वो आंसर नो में करता है और आंसर यस में करता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। देखिए अगर सब्जेक्ट आंसर नो में करता है तो इसका मतलब है कि सिग्नल का परसेप्शन सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको परसीव नहीं कर पा रहा है। और अगर सब्जेक्ट आंसर यस में करता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह सिग्नल को परसीव कर पा रहा है, उसका परसेप्शन कर पा रहा है। जब कोई सब्जेक्ट सचमुच में समस्या या फिर उपयुक्त परिस्थिति में एक कट ऑफ पॉइंट का निर्धारण करके हाँ या नहीं में आंसर करता है तो उसको आइडियल ऑब्जर्वर या आइडियल सब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब जब सेंसरी नॉइज़ की बहुत ज़्यादा रहता है और सब्जेक्ट सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वो जो बीच का रास्ता निकालता है कि एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड कर लेता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आइडियल ऑब्जर्वर या फिर आइडियल सब्जेक्ट कहा जाता है। इफ़ अ सब्जेक्ट एक्चुअली आंसर्स यस और नो बाय डिटरमाइनिंग अ कट ऑफ पॉइंट इन द अबव सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम देन ही इज कॉल्ड एन आइडियल ऑब्जर्वर एंड आइडियल सब्जेक्ट। देखिए ओवरऑल जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है, इसके थ्रू हम किसी सिग्नल के प्रति सब्जेक्ट की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी माप करते हैं। व्यक्ति की संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी जो होती है उसके एक्सपेक्टेशन और उसके मोटिवेशन से प्रभावित होती है। बट क्या होता है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के थ्रू हम एक प्योर सेंसिटिविटी या फिर डी की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। प्योर सेंसिटिविटी को मतलब ऐसी सेंसिटिविटी कहा जाता है, या प्योर सेंसिटिविटी से तात्पर्य वैसी सेंसिटिविटी से होता है जो सिर्फ उद्दीपक या सिग्नल के द्वारा ही व्यक्ति में उत्पन्न हो रहा है। मतलब इसका कारण कोई सेंसरी नॉइज़ नहीं है। एक्चुअल जो सेंसिटिविटी वो तभी हो रही है जब सब्जेक्ट सिग्नल को डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन मोटिवेशन कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में होता है। वर्कआउट का एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने देखा कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आई विटनेस या फिर अपराधियों को डिटेक्ट करने या फिर उनको बारे में पता लगाने में बहुत ज़्यादा मतलब सच पता लगाने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वारीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ 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 इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। तो अगर आप ये हार्ड वर्क मैं बना रही हूँ, कितना गंदा लग रहा था, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। टिल देन खुश रहिए। खुश रहिए वाला सिंबल ऐसे शायद बनाया जा सकता है, मैं देखो ट्राई कर रही हूँ। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए साई जनरेशन। मस्त रहिए।